खुद आगे बढ़ करके इस विरासत को बचाने के लिए काम कर रहा है। तो ये जो माफिया एक पैदा हो गया है म्यूजियम इंडस्ट्री के अंदर भी, ये माफिया टेक ओवर ना कर ले। टेक्नोलॉजी एक तरीका है हमारी विरासत को संभाल के रखने का, उसको शोकेस करने का, उसको दिखाने का, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी विरासत नहीं है। जिन्हें नालंदा को नष्ट किया था इसका कोई सबूत नहीं है। वो जैसे रोमिला थापड़ की टोन चलती है ना, तो उसी टोन के ऊपर बोल रही अब झूठ है, ये है वो। ये जो आज अपने आप को बड़ी सभ्यताएं कहने वाले देश हैं, ये पैदा भी नहीं हुए थे। इनकी सभ्यताएं पैदा भी नहीं हुई थे उससे हजारों साल पहले। और आज इनके खुद के नासा के साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये उपलब्धियां प्राचीन भारत के अंदर रही। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, जय हिंद। और प्रोफेसर साहब को आपको देखकर अंदाजा हो गया होगा कि आज किस तरह के और किस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें आज बिहार के नालंदा से आई तस्वीरें देखनी चाहिए। वो नालंदा विश्वविद्यालय जिसे लगभग 800 साल पहले आक्रांता बख्तियार खिलजी ने आग के हवाले कर दिया। नालंदा में दुनिया को ज्ञान की रोशनी देने वाली 90 लाख किताबें कई महीनों तक चलती रही और ये भारत के ज्ञान और भारत से जन्मे बुद्ध धर्म को मिटाने की एक कोशिश भी थी। 800 सालों तक किसी ने बख्तियार खिलजी की नफरत का शिकार हुई नालंदा की कोई सुध नहीं ली। 2014 से पहले सरकारों ने बाबरी को बचाने के लिए तो बहुत ज्यादा दमखम दिखाया और ढांचा गिराए जाने के बाद भी हिंदुत्व को और उसकी नफरती सोच को टैग भी दे दिया। लेकिन किसी ने नालंदा की नफरत की नजर से उसको एक उठाकर भी नहीं देखा, एक नजर उठाकर देखा ही नहीं कि इस्लामिक आक्रांता ने जो किया वो गलत था और नालंदा को फिर से जीवित करना चाहिए, बल्कि उसे आक्रांता बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार के पटना में ही उस शहर का नाम बख्तियारपुर दे दिया और किसी ने उस नाम को बदलने की सुध तक नहीं ली। प्रधानमंत्री मोदी आज नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और ऐसा लगा मानो कि इतिहास की मिट्टी में नफरत और राग के नीचे जो जमींदोज हुई की जा चुकी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, वो वापस जिंदा हो गई। प्रोफेसर साहब, कैसा लग रहा है आपको एक हिस्टोरियन होने के नाते? देखिए, दो तीन बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो यह है कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक करेक्शन कर दूं कि देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को तो यूपीए सरकार ने बना दिया था, समझे। लेकिन क्या किया था कि बनाने के बाद में उसका चांसलर बना दिया था अमृता सेन को, एक लेफ्टिस्ट को, और उसकी वाइस चांसलर बना दी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक अंग्रेजी की रीडर होती थी एक कॉलेज के अंदर, उनको, जो कि नालंदा जाती ही नहीं थी और दिल्ली से ही बैठ के चलाती थी उस विश्वविद्यालय को, और करोड़ों रुपया उस साल में खर्चा गया। मैं तो समझता हूँ कि उसका अगर ऑडिट हो जाए तो पता नहीं अमृता सेन और इनके लिए क्या क्या निकल करके आएगा। लेकिन आज जो मोदी जी ने उद्घाटन किया, उस परिसर का उद्घाटन किया पूरा का पूरा। और देखिए, नालंदा की महत्ता ये है कि प्राचीन काल में ये एक विश्व स्तर के संस्थान थी, जहां पे सारी दुनिया से विद्यार्थी आते थे। और ये विद्यार्थी केवल बौद्ध धर्म पढ़ने नहीं आते थे या किसी हिंदू धर्म को पढ़ने नहीं आते थे। धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ वहां पर दर्शन, आपका एस्ट्रोनॉमी, विज्ञान, भूगोल, हर तरीके का ज्ञान वहां पे होता था। और आप ये देखिए कि प्राचीन भारत के अंदर जो वैज्ञानिक अन्वेषण किए गए, आज सारी दुनिया मानती है कि जीरो भारत ने दिया। सारी दुनिया मानती है कि सिद्धांत के पृथ्वी घूमती है, भारत ने दिया, दशमलव भारत ने दिया। या आज जो सूर्य से या चंद्र से ये जो दूरियां हैं ग्रहों की, कि हमारे उस समय के विज्ञान ने इनको कितना सही दिया, एक ऐसे समय पे भी जबकि दुनिया की ये जो आज अपने आप को बड़ी सभ्यताएं कहने वाले देश हैं, ये पैदा भी नहीं हुए थे। इनकी सभ्यताएं पैदा भी नहीं हुए थे उससे हजारों साल पहले। और आज इनके खुद के नासा के साइंटिस्ट ये मानते हैं
कि ये उपलब्धियां प्राचीन भारत के अंदर रही। तो नालंदा पे मेरा ये मानना है कि नालंदा का जो विशेष महत्व है वो ये होगा कि जो प्राचीन भारतीय परंपरा, संस्कृति, विज्ञान या और जो भी शास्त्र रहे हों, उनका लाभ उठाते हुए वर्तमान समय के अंदर जो वैज्ञानिक डेवलपमेंट हुए हैं उनके साथ उनको जोड़ते हुए, जिसे आप कहेंगे ब्लेंड करते हुए, उस ज्ञान को लेके आगे बढ़ना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और मैं समझता हूं कि नालंदा के अंदर कई नए विषय भी जो है वो वहां पे जोड़े जाएंगे उस विश्वविद्यालय के अंदर। सवाल सिर्फ यही है कि मोदी जी ने जो काम किया है आज उसके उद्घाटन करने का अवसर, कि वहां पे जो योग्य लोग हैं उनको प्रोफेसर बनाया जाए, योग्य लोगों को वाइस चांसलर बनाया जाए, जिससे कि इन्हें आगे बढ़ाया जा सके, ना कि पॉलिटिकल अपॉइंटी। क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटी आपने देख लिया, एक अमर्त्य सेन को पॉलिटिकल अपॉइंटी किया था और हमने हालात देख ली थी कि विश्वविद्यालय का क्या हाल हुआ, उसके फाइनेंसेस का क्या हाल हुआ, क्या नहीं हुआ पूरे उसके अंदर। मैं समझता हूं वहां पे एक बार फिर से ये प्रयास किया जाना चाहिए कि जिस तरीके से वहां का जो पुस्तकालय था, जो लाइब्रेरी थी वहां की, एक उस स्तर की लाइब्रेरी वहां पे अगर बन सके, और चाहे डिजिटल ही बने, कि तमाम भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो सब डिजिटल लाइब्रेरी पे वहां पे छात्रों को ही नहीं विश्व भर को उपलब्ध होने चाहिए। एक जगह पे उनके कार्टल बने पूरे के पूरे, और उसमें वो संस्कृत के भी हो, उसमें पाली के भी हो, खरोष्टी के भी हो, और तमिल के भी हो, संगम लिटरेचर के, या जो गुजरात में उधर मुड़ी भाषा चलती थी बात तक उसके हो, खरोष्टी हो। तो ये जब ग्रंथ एक जगह सारे एकत्रित हो गए, मैं तो समझता हूं ऐसी साइंटिफिक वो करनी चाहिए कि इनके ट्रांसलेशन भी उपलब्ध हो, सही ट्रांसलेशन उपलब्ध हो। आज भी हमें उन ट्रांसलेशन पे निर्भर ना करना पड़े जो अंग्रेजों के क्लर्कों ने बैठ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें लिखे थे, और हम उन्हें इतिहासकार मान के उनके वो ट्रांसलेशन हम लगाए फिरते हैं उनको लेकर के जी। तो वो एक उपलब्धि होगी, वो एक आगे की तरफ सवाल बढ़ेगा। आयुर्वेदा में समझता हूं यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्ञान का दोबारा केंद्र बन सकता है, और एस्ट्रोलॉजी भी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों बन सकते हैं इसके अंदर। और बाकी मानवता तो खैर है ही है, उसमें कोई। आज भी मैं एक बड़ी मजेदार चीज देख रहा था, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक है टीचर, जेएनयू की पढ़ी हुई, सीएचएस की, तो यूट्यूब डाल रखी है लेक्चर के साहब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट किया था, इसका कोई सबूत नहीं है। वो जैसे रोमिला थापड़ की टोन चलती है ना, तो उसी टोन के ऊपर बोल रही साहब झूठ है, ये है, वो है। तो अगर उनका जवाब तो हमने ट्विटर में दिया उनको, लेकिन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट इसका ये होगा इस विश्वविद्यालय का कि जब भारतीय स्रोतों को एक जगह रखा जाएगा तो हम लोग जो अंग्रेजों के स्रोतों पे डिपेंड करते हैं ज्यादातर इस इतिहास लेखन के लिए, वो कमी दूरी होगी, कम से कम अपनी दृष्टि से देखेंगे। दूसरी एक और बड़ी चीज है कि भारत के अंदर देखिए हर समाज की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, और भारत के अंदर इतिहास को जानने के लिए मौखिक परंपरा एक बहुत बड़ी चीज रही, एक से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन वो ज्ञान देना। और हमारा बहुत सा हमारा लिटरेचर भी ऐसा है जो पहले मौखिक परंपरा से चला और बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया। अब इस मौखिक परंपरा का इतिहास में अपना एक स्थान है। तो पहले तो ये अंग्रेज जितने हमारे उसमें मजाक उड़ाया करते थे
हमारी हर बात को मिथक बता देंगे, मिथ्या बता देंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन इनके समाज में जो भी हो वो सब सही है। मैं उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ की महाभारत रामायण तक को इन लोगों ने कहा मिथक है। और इनके यहाँ क्या होता था कि कैटरपिलर जो होते हैं, वो कीड़े, वो किसानों की फसल खाने आ गए बहुत बड़ी तादाद में। तो पोप ने आदेश जारी किए कैटरपिलर्स के नाम कि तुरंत तुम जो है किसानों की जमीनों को छोड़ जाओ। और उसमें नीचे क्या लिखा हुआ है कि ये आदेश केवल उन कैटरपिलर्स के, उन खेतों के कैटरपिलर्स के लिए होगा जिन खेतों के मालिकों ने चर्च को अपना टैक्स दे दिया। तो ये जो तरीका है नहीं चलेगा कि आप किसी को नीचे दिखा के या किसी को करके और आप अपने आप को लेकर के चल सके, ये नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि आज एक इतिहास के ऐसे मोड़ पे खड़े हैं हम कि जो वैज्ञानिक इतिहास है, जो साइंटिफिक इतिहास है, वही आगे बढ़ पाएगा, दूसरा नहीं। जी सर, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कि भारत हजारों साल पुरानी संस्कृति है और अंग्रेज और आक्रांता अलग अलग लोग आए, भारत पे आक्रमण किया, लेकिन भारत जब से आजाद हुआ उसके बाद से जो सरकारें रही, जो हमारा एक हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए गए। अब हम प्रधानमंत्री मोदी के समय में देख रहे हैं कि वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं खो गई थी, उनको वापस कहीं ना कहीं रिक्लेम करता हुआ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और अगर वो इस तरह की चीजें करते हैं तो विपक्ष की तरफ से एक अलग ही तरह की राजनीति होती है। देश और देश से जुड़े हुए इतिहास और संस्कृति पर राजनीति क्यों होती है सर? राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हो सकते हैं। देखिए विपक्ष का तो मुद्दा ही दूसरा है। आपको याद होगा कि वो फ्रेंच डेलीगेशन आया था और जो पूरा भारत घूमने के बाद नेहरू से मिलने गया, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस डेलीगेशन ने बड़ी तारीफ की भारत की प्राचीन संस्कृति की, इतिहास की और उसकी, और नेहरू ने जवाब दिया था कि मैं जिस चीज को खत्म करना चाहता हूं तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। तो जो घात हुआ है वो कोई नई बात नहीं है और बहुत घात हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस संस्कृति को एक जीवित किया जाता है, आप संस्कृति को क्यों जीवित करते हैं? खाली याददाश्त की बात नहीं, उससे बहुत कुछ सीखना। इतिहास हमको केवल ये नहीं बताता कि उस जमाने में कौन जिंदा था और कौन मर गया। इतिहास हमको ये बताता है कि आज हम जिस जगह पे हम यहां तक कैसे पहुंचे और यहां तक पहुंचने में क्या गलतियां हमने की और क्या सही बातें हमने की। और उसका अध्ययन इसलिए कि आगे वो गलतियां ना दोहराई जाए या आगे वो फायदे उठाए। यदि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि एक इतिहास का जो रोल है वो अपने आप में ही एक अलग पिक्चर लेकर के आता है। दिक्कत आज क्या आ रही है मैं आपको बताऊं, और मैं बहुत स्पष्ट इस बात को बोलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी बात मोदी जी तक जाए। मोदी जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया, लाल किले में 4 म्यूजियम बनवाए, चारों मैंने लिखे थे इतिहासकार। जलियांवाला बाग में बनवाया, मुझे याद है क्योंकि मैंने लिखा था। कलकत्ता में बनवाया था नेशनल लाइब्रेरी के अंदर, कुछ और स्थानों में बनवाए। लेकिन हमारी नौकरशाही क्या करती है, बनवा तो देती है लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस है वो नहीं करती। आज ही मैंने अखबार में देखा, जलियांवाला बाग म्यूजियम को लेकर के एक खबर थी और खबर में ये था कि एक मशीन जो है वहां पे वो काम नहीं कर रही, एक भी। तो जो वहां पे वो दिखाए जाते थे आपके क्या कहते हैं
वीडियो फिल्म और वो सब, वो नहीं चल रही है। यही लाल किले के म्यूजियम्स का हाल है। और एक के बाद एक इनको जो संभाल के रखना है, इनकी जो मेंटेनेंस है, वो नहीं हो रही। और मैं नहीं चाहता कि इस क्षेत्र के अंदर जहां प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़ करके इस विरासत को बचाने के लिए काम कर रहा है, तो ये जो माफिया एक पैदा हो गया है म्यूजियम इंडस्ट्री के अंदर भी, ये माफिया टेक ओवर ना कर ले। टेक्नोलॉजी एक तरीका है हमारी विरासत को संभाल के रखने का, उसको शोकेस करने का, उसको दिखाने का, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी विरासत नहीं है। वो केवल एक टूल है उसको देने का। उस विरासत के अंदर क्या कंटेंट दिया जाएगा, ये काम वहां बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर का नहीं। इस काम के लिए आपको उसका एक जानकार चाहिए होगा, एक एक्सपर्ट चाहिए होगा कि जिसने वो चीज कम से कम की है, जिसको आती है। तो उम्मीद है कि अच्छे प्रयास होंगे इस बारे में और आगे चल करके। जैसे मेरा ही मानना है कि द्वारका में म्यूजियम क्यों ना हो, और खास तौर से जो अब द्वारका समुद्र के नीचे से निकली। इसी तरीके से अगर सोमनाथ है, बल्कि मैं तो योगी जी के यहां भी एक मैंने प्रस्ताव दिया था, काशी थ्रू द एजेस। वाराणसी आज 5000 साल पुरानी जीती जागती संस्कृति है, तो क्यों ना वाराणसी के ऊपर एक इस तरीके का म्यूजियम बने कि जो 5000 साल के वाराणसी के इतिहास को बताता हो, क्या उतार चढ़ाव वाराणसी ने देखे वो बताता हो जी, क्या उपलब्धियां है वो बताता हो, तो एक बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन बनता है उससे। बिल्कुल सर। और जगहों पे भी ऐसे हो सकता है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर हर गांव में एक संग्रहालय होना चाहिए। देखिए, हम लोग तो मकान के बाद ये भी नहीं रखते कि हमने किस सन में वो मकान बनवाया था जी, और जरा बाहर जाके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आप गांव का एक कमरा दे दीजिए पंचायत का, कब वो गांव बना था, कौन उस गांव के बुजुर्ग थे, कौन से उस गांव से सेना के अंदर गए, कौन सा क्रांतिकारी बना, कौन से देश ने किसने देश के लिए जान दी, किसने गांव का नाम किया। जी, इस तरीके का इतिहास जो है। जी, अब बनारस को देखिए, बनारस की गलियों के अंदर एक से एक बड़ी हस्तियां नहीं देश की, बिल्कुल सर। चाहे वो संगीत के उसमें हुई, चाहे साहित्यकार हुई। बिल्कुल बिल्कुल सर। यही धरोहर अंग्रेजों के पास होती तो पता नहीं क्या करते होते। वो तो उनपे धरोहर है नहीं, वो धरोहर ना होते भी टूरिज्म प्रोडक्ट बना देते हैं अपने कल्चर का वहां पे। बिल्कुल सर। तो इसलिए हम पे बहुत कुछ है, बिल्कुल सर। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं देनी पड़ेगी सरकार को, जिसमें जो लोग उसके अच्छे जानकार हो वो उसमें काम कर। बिल्कुल सर, आपका जो सजेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत असरकारी भी हो सकता है साबित पूरे देश के लिए और दुनिया भर में जो भारत का इतिहास और संस्कृति है उसको पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो धरोहर है जो हमें लोगों तक पहुंचानी है। इतने सालों में जो बीच में कहीं ना कहीं जो कमियां रही और इस पूरे एस्पेक्ट पर काम नहीं हुआ, उसको करने की सही तरीके से करने की बहुत जरूरत है। आपका ये बहुत ही बेहतरीन सजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। नमस्कार, जय भारत। जय हिंद।